नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति, इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत को ब्रिक्स और क्वाड में से किसी एक को चुनना होगा। दो नावों पे सफर करना भारत के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा भारत को ब्रिक्स की सदस्यता से हट जाना चाहिए। इस पर प्रोफेसर D.K. गिरी साहब का वर्जन जानते हैं कि वे इसको किस तरह से देखते हैं। जो भारत की विदेश नीति है उस पे अपने पड़ोसी देशों पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा बनाए रखने के लिए क्वाड और ब्रिक्स दोनों संगठनों में भारत शामिल है। क्या ये सही है? पहला उत्तर आपके लिए तो सही नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं कि कैसे शुरू हुआ कि आपका श्रोताओं को भी समझ में आ जाए कि भाई ये दोनों जगह में इंडिया कैसे पहुंचा। भारत का ये पारंपरिक नीति रही है। हमारे जो पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के समय से ही एक नीति रही है कि भाई हम किसी गुट में जो नहीं शामिल होंगे, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त शायद वो सोच सही था, लेकिन मैं तब भी कहूँगा उस वक्त भी वो सोच सही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं सही था। हम लोग आज़ादी का लड़ाई लड़े और एक साम्राज्य को परास्त किए और ब्रिटिश साम्राज्य से हम अलग हुए। तो नेहरू जी का ये ख्याल था कि ये जो पाश्चात्य देश हैं ये सब साम्राज्यवादी हैं, इसीलिए उनके साथ कोई सरोकार रखना सही नहीं है। और वो सोच के उन्होंने यूगोस्लाविया के एक नेता थे जोसेफ ब्रोज, उनको टीटो कहते थे, इजिप्ट का नासेर और इंडोनेशिया का सुकार्नो, ये 3-4 लोग मिलके इन्होंने गुट निरपेक्ष संघ बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट करके जी। लेकिन वो टीका नहीं साहब, क्योंकि आप ये जो दुनिया है उसमें एक दूसरे के प्रति, समाज में जैसे लोग रहते हैं एक दूसरे के प्रति निर्भर करते हैं, देशों में भी वही है। देशों में भी एक दूसरे के प्रति निर्भर होता है। कुछ देश में कुछ बनता है, हम सुनते थे स्विट्जरलैंड में चॉकलेट बनता है, घड़ी बनते हैं, और ये अफ्रीका में बाकी अनाज पैदा होता है, भारत में मसाला पैदा होते थे केरल जैसे प्रदेश में। तो मसाला ढूंढते हुए लोग यहाँ तक पहुँच गए, पोर्चुगल से लोग आए, फिर बाद में फ्रांस आया, फिर ब्रिटेन आए। सो एक दूसरे से लोग मदद लेते हैं, चाहे कोई उपज को लेके या कोई शैली को लेके। सर यहाँ पे एक चीज मैं आपसे बीच में इंटरप्ट करूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से फैसले ऐसे किए जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पलट रही है कि ये राष्ट्र हित में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जब सलाह देते हैं कि क्वाड और ब्रिक्स में से आप ब्रिक्स से हट जाओ, तो वो चीज भी जो है उनको कर लेनी चाहिए। अगर राष्ट्र हित में जो है दो नावों पे चलना ठीक नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं करते? ये आप सही कह रहे हैं। जो परंपरा विदेश नीति में रही है उसको उम्मीद तो ये था कि मोदी जी बदल देंगे, अब कुछ बदले भी, ये मैं इसका हमको मानना चाहिए कि कुछ बदले भी। परंतु ये जो चाइना का जब मसला है, चाइना के मामले में वो धोखा खा गए और उसको बदल नहीं पाए। अभी भी चाइना के प्रति हमारा
जो नीति है वो साफ नहीं है। पहले जो 2 गुट थे, एक अमेरिका के साथ था, दूसरा रूस के साथ था, और रूस नीचे आ गया और रूस बट गया, रूसों का देश है। फिर चाइना उभर का है। अब लग रहा है कि चाइना एक गुट को लीड कर रहा है, उसमें थोड़े से देश हैं, और दूसरा अमेरिका कर रहा है, और भारत दोनों गुट में है। वो संभव नहीं है। तो ये भारत दोनों के बीच में, क्या इसको मोदी जी की सफलता माना जाएगा कि ये दोनों आंख में लड्डू हैं, इस गुट में भी हैं उस गुट में भी है, तब कि दूसरा देश तो है नहीं। वो सफलता नहीं माना जाएगा। ये जैसे भी देखें आप, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, चाइना से हमें खतरा है। चाइना पाकिस्तान को भड़का रहा है, और चाइना हमारा पूर्व लद्दाख में हमारे देश के अंदर हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको उल्लंघन किया था। तो चाइना तो विश्वास और नेपाल को भी वो सपोर्ट कर रहा है। और चाइना अभी भी लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जगह हमारा कब्जा किया हुआ है। चाइना दोस्ती की भाषा नहीं बोल रहा है उस समय पे, और चाइना से हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन नेहरू जी वो बात सुने नहीं। चाइना से दोस्ती हुआ और चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हम नेहरू लोग कहते हैं कि उसी सदमे से कि चाइना से धोखा हुआ करके नेहरू का दौरा पड़ा और नेहरू चल बसे। अगर साहब एक चीज और बताइए कि चाइना वो विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन चाइना के साथ साथ अमेरिका के गुट में भी जो है भारत शामिल है, तो अमेरिका की नजरों में भी तो भारत की छवि खराब होती होगी कि ये जो है जिसको दुश्मन कहते हैं या जो धोखेबाज कंट्री है उसके साथ भी है और मेरे साथ भी है, तो अविश्वसनीयता तो उसको भी पैदा हो सकती है ऐसे में। निश्चित रूप से और दोनों का विश्वास खोने वाली बात है। चाइना भी आपको विश्वास नहीं करेगा, अमेरिका भी आपको विश्वास नहीं करेगा। ये गलत है ऐसे। और दूसरी जो मैं कह रहा था, सुरक्षा का नीति बताया आपको, लेकिन बाकी जो दुनिया की व्यवस्था देखेंगे, एक तरफ से लोकतांत्रिक दल है, लोकतांत्रिक देश हैं, दूसरा तरफ तानाशाही देश हैं। जैसे क्वाड में जो 4 मेंबरान हैं उसमें अमेरिका है जिसको लोकतंत्र लोग मानते हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। और उसको जोड़ेंगे, जैसे एक बार प्रधानमंत्री ने जापान, अमेरिका, इंडिया को जय कहा था, वो एक अक्षर उनका लेते हैं, उसका मतलब है विक्ट्री या फतेह हासिल करना। लेकिन दूसरे तरफ देखेंगे तो चाइना है और रशिया है, पाकिस्तान है, ब्रिक्स एक है, वैसे एक संस्था है SCO करके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चाइना अगुवाई करता है। वो तानाशाह है, एक ही पार्टी है। और शी जिनपिंग तो अपने को जीवन भर के लिए अपने नेता चुन लिया, और पुतिन साहब भी ने ऐसे किया। तो हम लोगों से उनका विचार का, सिद्धांत का अंतर है, और सुरक्षा के दृष्टि से भी खतरा है। तो उन लोगों से जाना क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो क्या इसी तरह से 2 नाव पे चलकर भारत विश्व गुरु बन सकता है? कतई नहीं, क्योंकि जब तक आपका रणनीति साफ ना हो और लोगों को साफ ना दिखे, देशों को भी समझना चाहिए भारत जो कहता है वो करता है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र पे गौरव मनाता है भारत। तो जहाँ लोकतंत्र का हनन होता है वहाँ पे भारत को आवाज़ उठाना चाहिए। ये ना डर के कि चाइना क्या बोलेगा या हमारा क्या निजी स्वार्थ है। जैसे अभी म्यांमार में लोकतंत्र का खत्मा हो रहा है, उसका आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, जो मिलिट्री जुंटा जिसको बोलते हैं, और लोगों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, और भारत एक तरह से चुप है। तो भारत को कहना चाहिए गलत है, और लोकतंत्र में उसके लोकतंत्र का सुधार होना चाहिए। और वहाँ भी हमारा मिलिट्री के साथ भी संपर्क है, और वहाँ के जो सबसे सर्वोपरि नेत्री हैं आंग सान सू की, उनके साथ भी हमारा संपर्क है। ये हमारा दोहरापन हमारा विदेश नीति में अब देखने को मिलता है, ये सही नहीं है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान को तो एकदम जो है तलवार की नोक पे रखती है। हालांकि पाकिस्तान जो है अव्यवस्था पैदा करता है हिंदुस्तान में और एक दुश्मन देश की तरह से जो है प्रचारित और प्रसारित है, लेकिन चाइना भी तो दोस्त नहीं है। तो एक दुश्मन को तो आप दुश्मन कर्री निगाह से देखो और दूसरे दुश्मन को जो है आप गले डालो, ये क्या है? ये इसका 2 कारण है जो सबको दिखता है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाता है। एक कारण यह है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे
तो यहाँ का जो हिंदू बहुमत है आपके तरफ जाएगा, जिसको कि आपको चुनावी फायदा होता है। इसीलिए पाकिस्तान को ज़्यादा उछालते हैं, पाकिस्तान का भय और जो उग्रवादी है उसको ज़्यादा जिक्र होता है उसका। दूसरा, पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है, पाकिस्तान छोटा देश है और आर्थिक और ये जो मिलिट्री के रूप से भी हमसे वो कमज़ोर है और छोटा है। लेकिन चाइना हमसे ताकतवर है, हाँ, चाइना का इकोनॉमी हमसे 5 गुना बड़ा है, उनका मिलिट्री हमसे बड़ा है, तो इसीलिए चाइना को ज़्यादा नहीं छेड़ते। तो क्या ये गलत है? तो क्या ये नीति विश्व स्तर पर भारत जैसे पारंपरिक देश, भारत जैसे सभ्यता वाले देश, भारत जैसे संस्कृति वाले देश पे शोभा देती है कि कमजोर को तो पटक के मारो और ताकतवर के चरणों में जो है नतमस्तक हो जाओ? ये तो इस पर क्या कहेंगे? ये दुनिया देख रही है, हमें तो कहना चाहिए। और चाइना जैसे भारतीय जनता पार्टी में निर्भीक नेता और ज्ञानी गुणी लोग सुब्रमण्यम स्वामी जैसे हैं, उनका राजनीति से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनका जो बोलने का शैली है, निर्भीक रूप से बोलते हैं, उनका जरूर मैं प्रशंसा करता हूँ। तो वही कहते हैं जो आपके दिल में है बोलो, तो प्राइम मिनिस्टर की भी आलोचना करते हैं, अर्थमंत्री के भी, जब अरुण जेटली जिंदा थे उनका भी आलोचना करते थे, उसी पार्टी में रहते हो, ऐसे होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वच्छ राजनीति की पैरोकार है, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के हिसाब से देश को आगे ले जाने की पैरोकार है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि विश्व गुरु हमें बने, और विश्व गुरु बनाने की दिशा में अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे योग व्यक्ति कोई असरदार सलाह देते हैं तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? भारतीय जनता पार्टी वो बातें तो कहती है जो आप कह रहे हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करती है, विश्व में बहुत बड़ा ताकत बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उनके अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक संस्कृति है, वो कम देखने को मिलता है। ये इसमें कहने में कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर कम विश्वास करता है। देश प्रेम में वो देश नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, इसीलिए स्वामी जैसे लोगों को ये लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपने मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ, लेकिन स्वामी जैसे लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग अपना मन की बात सबको कहते हैं, अपना पार्टी को भी कहते हैं और देश को भी कहते हैं, विदेशियों को भी कहते हैं। अच्छा, विदेश मामलों के जानकार होने के नाते आप एक बात ऐसी बताएं कि वो काम जो है भारत सरकार को अपनी विदेश नीति में शामिल करना चाहिए जिससे विश्व स्तर पर भारत की वाहवाही भी हो और देश मजबूत भी हो। मैं तो शुरू से ये कहते आ रहा हूँ, और मैं अपना लेख में मैं कॉलम लिखता हूँ हर सप्ताह, राउंड दी वर्ल्ड करके 4-5 साल से एक इंफा करके एजेंसी है उनके लिए लिखता हूँ। उसमें कहते आ रहा हूँ कि हमारा जो लोकतांत्रिक दुनिया है उसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। हमारा जो छवि है बाहर, और हमारी जो शक्ति है, जो पूंजी है, लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र के लिए लोग हमें मानते हैं, और चाइना से हमको तुलना करके कहते हैं भारत अच्छा देश है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, विविधता है, बहुलता है, भाईचारा है। हाँ, आर्थिक ये में चाइना हमसे आगे है, लेकिन वो भी हम चाइना के साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को बीजेपी भी थोड़ा नज़रअंदाज जाने अनजाने में कर रहा है, वो गलत है। हमारा लोकतंत्र का जो आधार हम ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र का जो हमारा छवि है उसको हम हल्का कर देंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। और लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि भारत लोकतंत्र से हट रहा है और ये आंशिक रूप में उसमें आज़ादी है, पूर्ण आज़ादी नहीं है, और ये चुनावी तानाशाह है, उसमें इस तरह की बातें उठने लगे। तो इसको आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ऐसी नीति बनाना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे लोग दोबारा विश्वास करें कि नहीं, भारत में लोकतंत्र अभी भी बरकरार है। क्योंकि जैसे मैं एक मिसाल दूँ, जैसे दिशा रवि हुआ जो लड़की थी, या आपका फारूकी हुआ, इन लोग का जो सेडिशन चार्ज, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया, तो इन्होंने तो जज ने भी कह दिया, धर्मेंद्र राणा साहब ने, न्यायमूर्ति, उन्होंने कहा कि इसमें देशद्रोह का आरोप नहीं लग सकता है। तो किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने कहीं पे एक चुटकुला सुना दिया, उसको
जरूर अगर देश के हित में ना उनको आप रिप्रिमांड कर सकते हैं, उनको धमका चमका सकते हैं, लेकिन देशद्रोह का आरोप लगा के आप जेल में डाल देना, वो कहाँ का लोकतंत्र है। और दूसरी बात, जो मीडिया में, आप मीडिया से हो, लेकिन मीडिया में भी जो देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी मीडिया आजकल जो विरोधी दल है उनको क्वेश्चन करने लगे। मीडिया की जो भूमिका होता है लोकतंत्र में, कि जो शासक दल है, रूलिंग पार्टी है, उसको क्वेश्चन करे, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे कि गवर्नमेंट सही रास्ते में चले, उसका आलोचना करे। अब तो एक उल्टा गंगा यहाँ बाहर आ रहा है कि विरोधी दल जो पावर में नहीं है, जो बाहर है, जिसका कोई 5 MP है, 10 MP है, उनको प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई तुमने क्या किया, तुम देशद्रोही हो। तो ये सब गलत रवैया है, और वो रवैया हमको रोकना पड़ेगा। और उसको अगर पूरी आज़ादी दे दी जाए, पूरी छूट दे दी जाए, फिर मीडिया अपने हिसाब से अपना अखबार को या चैनल को चलाएगा। लेकिन उनको दबाव दे दिया जाए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, या डरा धमका के कि उनको किसी को अरेस्ट कर ले, किसी को, ऐसे काफ़ी पत्रकार को अरेस्ट भी किया गया है। ऐसे डरा धमका के अगर किया जाए तो मीडिया के जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगा। और लोग ये भी कह रहे हैं, जो प्रबुद्ध समाज है और मीडिया है भारत में, उसको दबाया जाए। अच्छा, नमस्कार।